आज इस पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट के अंदर हम पूरी असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 3B, क्वेश्चन 4A, क्वेश्चन 5A एंड क्वेश्चन 5B। बीच में क्वेश्चन 4B क्यों नहीं किया? सिंपल सा रीज़न है कि उसके सारे आंसर एज इट इज़ ही हमको लिखने थे जो असाइनमेंट में गिवन थे, उसमें किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन 3B से। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब क्या है? अगर किसी एक वैल्यू को हम बढ़ाएं तो दूसरी वैल्यू बढ़नी चाहिए, किसी एक वैल्यू को कम करें तो दूसरी वैल्यू भी कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ जिस रेशियो में फर्स्ट वैल्यू थी उसी रेशियो में हर एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ऐसा नहीं है तो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए हम नंबरिंग कर देंगे। हम सारी की सारी वैल्यू को हम x1, x2, x3, x4, x5, x5, x6 और x7 तक लिख देंगे। सेम गोज़ फॉर y। फिर हमको एक एक पैर उठानी है, उसका रेशियो फाइंड करना है, दूसरी पैर उठानी है, उसका रेशियो फाइंड करना है, तीसरी उसका रेशियो, ऐसे करते हर एक का रेशियो तब तक निकालते जाना है जब तक हमको आंसर अलग ना मिले। अगर अलग मिल गया तो वहाँ पे हम रोक देंगे, अगर अलग नहीं मिलता है तो लास्ट तक जाएंगे। और अगर लास्ट तक भी हमको सेम रेशियो मिल रहा है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास गिवन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहला x1/y1 यहाँ से लिया हमने, x1 यहाँ से लिया हमने y1, 20/40, 0 से 0 जाएगा, 2 2 जा 4 तो आ गया 1/2। सेकेंड x2/y2, 17 और 34 को लिया, 72 जा 34, 1/2 आया। अभी भी हम आगे बढ़ेंगे। फिर आएगा x3/y3, 14/28, अगेन इज इक्वल टू किया 1/2 लिख दिया क्योंकि 14 2 जा 28, यहाँ तक भी 1/2, 1/2, 1/2 रिपीट हो रहा है। x4/y4 सेम 11/22, 1/2 मिल गया। x5/y5 इज इक्वल टू 8/16, 8 2 जा 16, 1/2 अगेन मिल गया हमको। x6/y6 यहाँ से 5/10 लिया, 5 2 जा 10, 1/2 मिला। x7/y7 इज इक्वल टू 2/4 यहाँ से आया डेटा हमारे पास, अगेन 1/2 मिला हमको। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी पहला 1/2 रेशियो, सेकेंड रेशियो 1/2, थर्ड भी 1/2, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, सारे के सारे डेटा को जब हमने एनालाइज किया तो हमको मिला कि सारे के सारे रेशियो क्या हैं? इक्वल हैं। सारे रेशियो इक्वल कब आए? जब ये प्रोपोर्शन में थे। प्रोपोर्शन में कैसे हैं? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। क्यों? एक चीज़ कम हुई तो दूसरी भी कम हुई, ये चीज़ और कम हुई, ये चीज़ और भी कम हुई, ये चीज़ और कम हुई, ये चीज़ और भी कम हुई। तो जब एक वैल्यू कम होती है और दूसरी वैल्यू भी कम होती है अगर साथ साथ में, या तो उल्टा का उल्टा, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, दोनों केस के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ऐसा मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमको प्रूफ करना था। लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी है, एज ऑल द रेशियो आर इक्वल therefore given data is directly proportional। डन। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? सेम काम करना है हमको, रेशियो फाइंड करना है, हमको ये चेक करना है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अगेन x1, x2, x3 अप टू x7, सेम y1, y2, y3 अप टू y7 डेटा दे दिया हमने। फिर हमने चालू किया ढूंढना x1/y1, 6/4, 2 से कैंसिल करें, 2 3 जा 2 2 जा तो 3/2 आंसर आ जाएगा। फिर हमने फाइंड किया x2/y2 विच इज़ 10/8, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो 4, 5/4। अब क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आया था आंसर 3/2, यहाँ पे मेरे पास आया आंसर 5/4। अगर यहाँ पे ही चीज़ें बदल गई है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं, अगर ये प्रोपोर्शनल में होते तो यहाँ पे रेशियो सेम आने चाहिए थे। रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ें प्रोपोर्शनल में गिवन नहीं है। एज द रेशियो आर डिफरेंट फॉर फर्स्ट 2 डेटा, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एज द रेशियो आर डिफरेंट फॉर द गिवन डेटा देयरफॉर गिवन डेटा इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शॉर्ट एंड स्वीट। नेक्स्ट, x एंड y डेटा गिवन है। अगेन हम सबको नंबरिंग दे देंगे, x1, x2, x3 अप टू x6, यहाँ पे y1, y2, y3 अप टू y6। अगेन रेशियो फाइंड करना चालू करेंगे तो x1/y1 5/50, 1/3 मिला। सेकेंड रेशियो x2/y2 सॉरी, तो यहाँ से 4, 8 3 जा 24, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ गया। यहाँ 1/3 था, यहाँ 1/3 था, इसका मतलब हम और आगे बढ़ेंगे। x3/y3 ढूंढा, 12/36, 12 3 जा 36 आ गया। अगेन 1/3 कंटिन्यू हो रहा है।
हम और आगे बढ़ेंगे, x4/y4 15/60। सब डेटा कहाँ से आ रहा है? ये सब यहाँ से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4 एंड सो ऑन। तो x4/y4 इज इक्वल टू 15/16, 15 4 जा 16। यहाँ पे खेल बदल गया। अभी तक मेरे पास रेशियो था 1/3, 1/3, 1/3, अब सडनली मेरे पास आ गया 1/4। क्या मुझे आगे करने की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या हो गया हमारा? चेंज। तो सेम जो ऊपर लिखा था हमने कि एज ऑल द रेशियो आर नॉट द सेम देयरफॉर गिवन डेटा इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7। क्या गिवन था? हमको गिवन था क्लास के अंदर टोटल 40 स्टूडेंट थे, उसमें से 15% ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनको मैथ्स पसंद नहीं है। तो हमको ये देखना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। हमको स्टूडेंट किसमें गिवन थे? परसेंटेज में। उसके हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। हमने क्या किया, या तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड एट मैथमेटिक्स कितने थे? वो थे 15% ऑफ 40, जो हमने आगे किया था, याद हो तो यहाँ पे आ जाएगा 15% ऑफ 40। पता है परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे चला जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 15 × 40/100, 0 से 0 कैंसल। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, 15 4 जा 60, 10 एज इट इज़, 0 से 0 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्टूडेंट। यानी कि 15% की वैल्यू क्या है मेरे पास? 6 है। इसको करने का एक और तरीका था, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सेकेंड, गिवन क्या था मुझे? गिवन ये था कि एक टीम है जो 10 मैचेस जीतती है। यहाँ पे हमारे पास जो थी चीज़ें ढूंढने की, वो यहाँ पे हमको गिवन है। हमको 2 चीज़ें गिवन, एक तो कि वो टीम ने 10 मैच जीती, दूसरा उसने टोटल 40% मैच जीती। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों डेटा सेम है, यानी 40% का मतलब ही क्या है? 10 मैचेस। तो हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है कि टोटल मैच दे प्लेड, उन्होंने टोटल कितनी मैच खेली होगी कि जिसका 40% हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 100। समझ में आई बात? उन्होंने कितनी मैच खेली होगी जिसका मैं 40% निकालूं तो मुझे आंसर 10 मिलना चाहिए। अगेन 2-3 तरीके हैं उसके। हमने क्या किया है? हमने लेट कर लिया कि लेट द टोटल मैचेस दे प्लेड इज इक्वल टू 6। मान लेते हैं कि उन्होंने टोटल x मैचेस खेली होंगी, जैसे ऊपर किया वैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पे कि 40% ऑफ x की वैल्यू मुझे गिवन है 10, है ना, कि टोटल मैच के 40% जो खेले उन्होंने उसमें से वो उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 है। तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, तो 40 × x/100 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमको चाहिए तो सारी चीज़ों को भेज देंगे हम सामने की तरफ। x इज इक्वल टू 10 × 100 और 40 चला जाएगा डिवाइड में। क्यों? डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है जब बीच में इज इक्वल टू का साइन होता है। अब सिंपली कैंसिल आउट, 0 से 0 गया, 4 से 25 गया, यानी हमको मिल गया कि x इज इक्वल टू 25 मैचेस। यानी कि 25 मैचेस वो लोग खेले थे जिसमें से 40% मैच वो जीत गए। अब जब हम 25 का 40% निकालेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 10 मैचेस। तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर आने के बाद। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। गिवन क्या था? गिवन ये था कि एक अनुज करके लड़का है, उसकी जो सैलरी थी वो 12% इंक्रीज़ हो गई। अब उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो थी 18,000 रुपये, तो जो नई सैलरी है वो कितनी होगी? समझ में आया हमको कि उसकी अभी की सैलरी 18,000 रुपीज़ है, उसमें 12% इंक्रीज़ हो गए। और 12% किसके इंक्रीज़ हुए होंगे? 18,000 के। तो नई सैलरी कितनी बनी? तो नई सैलरी के हमको क्या पता होना चाहिए? हमको ये पता होना चाहिए कितने रुपए बढ़े एक्चुअली। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम 12% ऑफ 18,000 निकालेंगे। जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज इन सैलरी मिलेगी। उसको हम ऐड कर देंगे ओरिजिनल सैलरी के अंदर, तो हमको न्यू सैलरी कितनी आ गई वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने ढूंढा सैलरी इंक्रीज्ड इज इक्वल टू कितनी इंक्रीज हुई थी कि 18,000 की 12%, यानी कि 12% ऑफ 18,000। 12 एज इट इज़, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 18,000 एज इट इज़, परसेंटेज का मतलब 100। 0 से 0 गया, मेरे पास बचा 12 × 180। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया 2160 रुपीज़। ये क्या मिला? ये मुझे मिला कि उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज्ड हुई है। हमको इंक्रीज सैलरी नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि नई सैलरी कितनी बनी होगी इंक्रीज होने के बाद। तो इसका मतलब न्यू सैलरी इज ओरिजिनल सैलरी जो कि 18,000 थी प्लस इंक्रीज्ड सैलरी। कितना इंक्रीज हुआ? 2160।
जैसे ही दोनों को ऐड कर दिया हमारे पास आ गया 2160 रुपीज़। तो ये उसकी थी नई सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन हमको ये था कि खुशी करके एक लड़की है जिसने अपने पास जितने भी पैसे थे उन सारे पैसों का 80% पैसा खर्च कर दिया, तो उसके पास अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये। हमको ये जानना है कि उसके पास शुरुआत में कितनी मनी थी। जितनी भी मनी उसके पास थी उसका 80% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास 1200 बचे। अब ये समझो, अगर 80% उसने खर्च कर दिया है तो उसके बाद बचे कितने होंगे? 20%। इसका मतलब ये जो 1200 है वो उसके 20% की वैल्यू गिवन है। तो हमने यहाँ पे अगेन मान लिया कि लेट शी हैड x रुपीज़ इन द बिगनिंग। मान लेते हैं कि उसके पास x रुपीज़ रहे होंगे स्टार्टिंग के अंदर। तो क्वेश्चन ने हमको ये बोला है कि उसने 80% खर्च कर दिए। अगर उसने 80% खर्च दिए तो उसके पास 20% मनी बची होगी अभी। ये क्या गिवन था? 20% मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि 80% खर्च करने के बाद इतना बचा, यानी ये क्या है मेरे पास? ये है 20% की वैल्यू। 20% किसका होगा? ये हो गया उसकी शुरुआत की, जो उसके पास मनी थी उसका। अब हम सिंपली कर देंगे कि उसके पास 20% मनी बची थी, वो 1200 रुपये ही हैं। तो हमने मान लिया था कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू x है, तो हमने कर दिया 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1200। 20 इंटू एक्स, ऑफ का साइन था, नीचे आ गया 100 क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का साइन था, इज इक्वल टू 1200। अब इसको क्या करेंगे हम? x को हमको करना है अकेला। नाउ x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 अपॉन 20 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 100 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया। 20 फाइजा 100 और 12 फाइजा 60 और बाद में 0 0 लग गए, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। इसका मतलब खुशी के पास शुरुआत में 6000 रुपये रहे होंगे। डन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको सिंप्लीफाई करना है। हमको क्या गिवन था? हमको गिवन था a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी प्लस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी। डन। अब हमने क्या किया? हमने सिंपली हर एक मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ों को हमने ब्रैकेट खोल दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हमको पता है, हमने डायरेक्ट सीखा था आगे के वीडियो के अंदर भी, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, a को अगेन d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad, यहाँ माइनस प्लस माइनस आ गया। अब आएगी b की बारी, b से मल्टीप्लाई करेंगे c को तो प्लस bc, एंड यहाँ से इसको लें तो माइनस bd। सेम इस तरफ ac ad bc bd, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2ac प्लस 2bd। अब यहाँ से एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो सारी लाइक टर्म को इकट्ठा कर दो। मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने डायरेक्ट देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस ad था, यहाँ पे प्लस ad था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0 होता है, वैसे माइनस ad प्लस ad 0। फिर यहाँ से bc प्लस में और यहाँ से bc माइनस में, दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ माइनस bd, यहाँ पे माइनस bd यानी माइनस 2bd, ये तो उड़ेंगे नहीं, पर ये प्लस 2bd के साथ उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब हमने जितना भी यहाँ पे कैंसिल किया और सारी चीज़ें क्या हो गई है? यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या? यहाँ से बचा AC, यहाँ से बचा AC, यहाँ से बचा 2AC। तो 2AC 1AC 3AC 1AC 4AC। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4AC। अगेन सेकेंड, a माइनस बी प्लस सी, प्लस की साइन है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, प्लस की साइन है, a माइनस बी माइनस सी। सिंपली ब्रैकेट खोल देंगे, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाद प्लस की साइन है तो किसी की साइन चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो कोई देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एज इट इज उतार दो। माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी एंड माइनस सी। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। यहाँ पे मेरे पास था प्लस ए माइनस ए चला गया, माइनस बी प्लस बी चला गया, यहाँ से मेरे पास प्लस सी माइनस सी चला गया। तो मुझे क्या बता? मेरे पास बचा a माइनस बी एंड c। क्या मैं इसको c प्लस ए माइनस बी नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, पर जनरली ये होता है कि हम उसको सीक्वेंस में ही लिखते हैं ABCD के फॉर्म में, और अगर पावर होती तो हम पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। नाउ 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर
प्लस 4c², अगेन यहाँ पे प्लस है यानी चीज़ें आसान हो रही है, b² माइनस a² प्लस c² प्लस c² प्लस a² माइनस b²। प्लस की साइन है तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट को खोल दो और चीज़ों का एज इट इज़ साथ में लिख दो। तो यहाँ पे हमने ये किया 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², इसको भी यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। जो कैंसिल होता है उसको पकड़ो, यहाँ पे मेरे पास है प्लस b², यहाँ पे था मेरे पास माइनस b², कैंसिल हो गया। माइनस a² प्लस a² कैंसिल हो गया। क्या उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास? तो आंसर है नहीं। अब जो भी चीज़ें होंगी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड ही हो रही है एटलीस्ट। 2a² कोई बचा यहाँ पे? नहीं, तो 2a² एज इट इज़। 3b² कुछ बचा यहाँ पे b² वाला? नहीं, तो एज इट इज़। पर यहाँ पे 4c², यहाँ पे c² और यहाँ पे c², यानी 4, 5 और 6, तो 6c² बचा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन सिंप्लीफाई ही करना है हमको। हमने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते थे, मैं x² xy yx या y² कर सकता था, पर मुझे डायरेक्ट आइडेंटिटी पता है ना कि x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होता है, वो होता है x² माइनस y²। डायरेक्ट लगा दो, तुम्हारे दो एटलीस्ट 1 या 2 स्टेप कम हो जाएंगे। हुआ ना, x प्लस वाई x माइनस वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है x² माइनस y² का। फिर माइनस की साइन एज इट इज रख दी। जब भी माइनस की साइन हो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है हमको, वहाँ पे पहले ही ब्रैकेट कर देना है ताकि गड़बड़ ना हो। माइनस एज इट इज़ x माइनस वाई x प्लस वाई, अगेन x² माइनस y²। अब हमारा काम होता है ब्रैकेट को खोलना। जैसे ही ब्रैकेट को खोला x² माइनस y² तो एज इट इज़ रहा, पर ये माइनस की साइन चली जाएगी इस ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों की साइन को कर देगी वो इंटरचेंज। ये था मेरे पास प्लस, हो गया माइनस, ये मेरे पास था माइनस, ये हो गया प्लस। जब भी माइनस की साइन अंदर जाएगी दोनों साइनों को कर देगी वो चेंज। x² प्लस में था x² माइनस में था, कैंसिल आउट। y² माइनस में था y² प्लस में था, कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ गया आंसर 0। 5th क्वेश्चन, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी माइनस 2ab। अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a², a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, पर माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अगेन b को करेंगे ba, यानी ab लिख सकते हैं, b² लिख दिया, एंड माइनस bc लिख दिया, और माइनस 2ab तो यहाँ पे था। अब ध्यान से देखा जाए तो हमको लाइक टर्म में सिर्फ ab दिख रहा है, तो 1ab 2ab, और ये माइनस 2ab, यानी ये और ये तीनों हो गए हैं कैंसिल। अब मेरे पास बचा a², मेरे पास बचा ac, जिसको मैं सीक्वेंस वाइज लिखने की वजह से a² लिखा, फिर b² लिखा, फिर ac लिखा और फिर bc लिखा। मैंने बोला था कि जो भी चीज़ हम लेंगे उसको उसके कपड़े यानी उसकी साइन के साथ लेंगे, तो ये तरह हो गया हमारा एक आंसर। चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक्सप्रेस इन एक्सपांडेड फॉर्म, इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है क्योंकि जो भी तुमको गिवन है वो डायरेक्ट आंसर ही गिवन है, उसको देख के आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम 6 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, वो सेम चीज़ यहाँ पे हमको करनी थी। अब आता है मेरे पास इवेल्यूएट, यानी अब हमको कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2⁻³ इंटू 2⁻²। सिंपल, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर होती है ऐड। तो 2⁻³ इंटू 2⁻², दोनों जगह बेस सेम था तो बेस को एक बार लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई था, दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड, तो 3 प्लस -2, यानी अल्टीमेटली 3 - 2 ही होने वाला था वो। 3 - 2 का मतलब 1, 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब ही 2 होता है। आप ऐसे लिखो या तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5⁻⁻8 डिवाइड बाय 5⁻⁻9। ऐसे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं जब यहाँ पे डिवाइड हो और यहाँ पे माइनस हो। 99% बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे ही। बेस सेम, यस, बीच में डिवाइड का साइन, यस, तो दोनों पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो दोनों बेस सेम होने की वजह से बेस को एक बार लिख दिया हमने, यहाँ माइनस की साइन आ गई, डिवाइड था उसका माइनस आ गया और -9 उसका आ गया, और मैंने ब्रैकेट कर दिया सेपरेट करने के लिए। अब माइनस की साइन ब्रैकेट में जाएगी तो साइन चेंज करेगी, तो -8, ये -9 था वो हो गया +9। अब प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 जाएंगे तो 1, और पावर बढ़ी आएगी, 1 पॉजिटिव आएगी क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है, तो 5 की पावर 1 का आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे 3⁻² की होल पावर 3 इंटू 3⁻6। हमको पता है पावर की पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है जब यहाँ पे ब्रैकेट होता है। तो 3 2 -6 इंटू 3⁻6। अगेन बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन तो पावर का एडिशन, 3⁻6 + 6
-6 0 हो जाएगा तो 3⁻0। हमको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है। हमने रूल पढ़ा था कि a⁻0 = 1। a का मतलब कोई भी नंबर x y z कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा और अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। फिर आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, x⁻10 डिवाइड बाय x⁻10। बेस सेम, यस। डिवीजन का साइन, यस। तो पावर विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो x⁻10 यहाँ आया, डिवीजन का साइन जा उसका माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगी। ये -10 को ब्रैकेट में अगेन लिख दिया हमने, माइनस की साइन अंदर जाएगी तो साइन को चेंज कर देगी। तो x⁻10 + 10, क्योंकि यहाँ पे -10 था वो +10 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगेन x⁻0, जैसे x⁻0 आया यानी हमने पहले ही बोल दिया था किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे x की पावर 0 का मतलब भी अगेन 1 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है चैप्टर नंबर 12। यहाँ पे हमको करना है फैक्टराइज एंड डिवाइड, यानी दो नंबर को हमको डिवाइड करना है। ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड करने के लिए हमको फैक्टर ढूंढने ही पड़ेंगे। हम जो नॉर्मल डिवीजन भी करते हैं उसके अंदर भी हम फैक्टर ढूंढते हैं, पर हमको पता नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे पहला काम, जब भी ऐसा कोई सम हो तो उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दो ताकि चीज़ें समझ में आएगी ज़्यादा। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास x² + 2x - 3, उसको डिवाइड करना था x - 1 से। सिंपली बात है। अब ऊपर वाले को हम फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने आगे किया है। हमको क्या करना है, 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो हमको 3 के फैक्टर गिराने हैं। 3 के फैक्टर आएगा 3 × 1 = 3, और कुछ फैक्टर बन सकते नहीं है। मुझे क्या चाहिए, -3 × 1 यानी -3 चाहिए था। इन दोनों के मतलब -3 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके -3 चाहिए था। तो इसमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। माइनस में कौन होगा, तो यहाँ पे वो आंसर है कि यहाँ पे जो भी साइन होगी वो बड़े को दे दो, जो बचा वो नेगेटिव। तो मेरे पास +3 और -1 को अगर ऐड करूँगा तो +2, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -3। यही चीज़ हमको मेन देखनी है। जैसे मेरे पास ये आ गया, हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे इसके हेल्प से, इसलिए उसको बोला जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। x² एज इट इज़, 2x को हमने 3 और 1 में कन्वर्ट कर दिया यानी +3x एंड -x, ये -3 एज इट इज़। हमको पता चल गया यहाँ पे कि +3x -x करेंगे तो हमको वापस 2x मिल जाएगा, यानी हमने जो फैक्टर बनाए वो बराबर है। अपन में आ जाएगा x - 1। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 3। माइनस दोनों में से -1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x + 3, और नीचे तो x - 1 एज इट इज़ चल रहा है। अब ये पूरे टर्म हो गया, उसके अंदर x + 3 यहाँ पे भी है, x + 3 यहाँ पे भी है, तो उसको एक बार लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, x, और क्या बचा दूसरा -1, तो x - 1, x + 3 एंड x - 1, दोनों चीज़ें सेम है तो कैंसिल हो गई। तो मेरे पास आ गया आंसर x + 3। हर क्वेश्चन के अंदर हमको सेम चीज़ करनी है। सेकेंड क्वेश्चन, x² - 7x + 12 डिवीजन बाय या तो डिवाइड बाय x - 3। उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे पहले, x² - 7x + 12 / x - 3। अब अगेन हमको 12 1 × 12 और 12 पॉजिटिव रहेगा, उसको स्प्लिट करना है अलग अलग तरीके से। हम 12 1 ज़ा भी कर सकते थे, 6 2 ज़ा भी कर सकते हैं, हम 4 3 ज़ा भी कर सकते हैं। अब चूज़ किसको करना है, चूज़ उसको करना है जिसकी वजह से हमको साथ मिल सके प्लस माइनस करके। अब 12 और 1 को कितना भी प्लस माइनस कर दूँ, मेरे पास 7 नहीं आएगा तो ये कैंसिल। 6 और 2 को प्लस करूँगा तो 8, माइनस करूँगा तो 4, मेरे को 7 नहीं मिलने वाला, कैंसिल। बट 4 और 3 को मैं ऐड करूँगा तो मुझे 7 मिल सकता है। बट ट्विस्ट ये है कि हमको -7 चाहिए इन दोनों की मदद से, और ये मेरे को पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब मैं दोनों को अगर नेगेटिव साइन दे दूँ तो -4 -3 -7 मिल जाएगा, और -4 -3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो +12 मिल जाएगा, यानी दोनों काम होगा, यानी ये मेरा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे इसको स्प्लिट करने में। तो हमने लिख दिया x² - 4x - 3x और +2 एज इट इज़, +12 एज इट इज़ अपन x - 3 तो चल रहा है। अब दो की पेयर बन जाएगी हमारे पास, तो इस पेयर में से निकलेगा x, तो यहाँ पे बचेगा x - 4, यहाँ से निकलेगा -3, तो यहाँ पे बचेगा x - 4 / x - 3। दोनों के पास x - 4 था तो उसको लिख दिया एक बार, जैसे उसको लिख दिया यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -3, उसको साथ में लिख दिया, और अपॉन x - 3 दोनों चीज़ें सेम थी तो उसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया आंसर x - 4। क्वेश्चन नंबर 3, 4yz ब्रैकेट के अंदर z² + 6z - 16 डिवीजन बाय 2y ब्रैकेट में z + 8। उसको हमने एज इट इज़ पहले फॉर्म में लिख दिया, डिवीजन के फॉर्म में। अब हमने देखा कि यहाँ से y जा रहा है, काट दिया। 2 2 ज़ा 4 जा रहा है, उसको भी काट दिया, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 2z।
इसके साथ साथ हम इसको भी स्प्लिट कर रहे हैं, तो हमारे पास है यहाँ पे 16 तो 16 को हमको डिवाइड करना है। बहुत सारे फैक्टर बन सकते थे इसके, 8 2 जा 16 बन सकता था, 4 4 जा 16 बन सकता था, 16 1 जा 16 बन सकता था। अब हमको क्या चाहिए, हमको -16 चाहिए। ठीक है भाई, मुझे -16 भी चाहिए, मुझे +6 भी चाहिए, दोनों को ऐड करके। तो इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 6 आ सकता है, हाँ आ सकता है। क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है, नहीं आ सकता। इन दोनों के लिए भी नहीं। तो हमारे पास फैक्टर मिल गया 8 और 2। मुझे क्या चाहिए, -16। उससे पहले मुझे चाहिए +6। +6 के लिए बीच वाली साइन प्लस की है, तो बड़े वाले को प्लस दे दिया, जो बचा उसको माइनस दे दिया। तो +8 और -2 मेरे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे हमने वही किया, z², 6z को लिख दिया +ZZ -2z और ये -16 यहाँ से एज इट इज़ आ गया अपॉन z+8 तो था ही। 2 2 की पेयर अगेन बन गई, ये दोनों की पेयर, ये दोनों की पेयर। इन दोनों में से क्या निकला, z निकला। अब यहाँ पे 2z था ही मेरे पास, 2 यहाँ से और z मेरे से, वो तो एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक हम लास्ट स्टेज पे नहीं पहुँचते। ये सब चीज़ें हो रही है ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों में से z कॉमन निकल गया तो बचा z+8, -2 निकल गया तो यहाँ पे बचा z+8, नीचे z+8 तो ऑलरेडी था ही। अगेन 2z एज इट इज़, z+8 तो उसको एक बार लिख दिया। यहाँ से बचा z, यहाँ से बचा -2 और नीचे बचा z+8। ये दोनों चीज़ें सेम होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो गई। ऊपर क्या बचा मेरे पास, 2z, z-2, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ फ़र्क नहीं है हमारे पास। जो भी हमको गिवन थी वैल्यू उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने देखा कि y से y जा रहा है, x से x जा रहा है और 4 से 12 जा रहा है, जो हमको बचेगा यहाँ पे 3। डन। तो यहाँ पे बचा मेरे पास 3। अब 9x² -16 y²। तो ये मेरे पास हो गया x² - y² = x - y, x + y वाला फॉर्मूला। तो 9x² किसका स्क्वायर है, तो वो है 3x का स्क्वायर, तो 3x आ जाएगा। ये है 4y का स्क्वायर पूरा, यानी 16y²। तो x² - y² का फॉर्मूला जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 3x - 4y एंड 3x + 4y अपॉन में 3x + 4y तो था ही। तो ये दोनों चीज़ सेम होने की वजह से, सेम ब्रैकेट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 ब्रैकेट में 3x - 4y। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में हमको जो डेटा गिवन था उसके हिसाब से हमको अलग अलग शेप के, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हमको TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ढूंढना था। पहला क्वेश्चन था अ क्यूब ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी क्यूब की हमको लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको हम हमेशा ए मान के चलते हैं। हमको उसका चाहिए था TSA। सिंपल क्वेश्चन हैं, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। तो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है 6a²। 6 ब्रैकेट में ए की वैल्यू मेरे पास 5 थी तो 5 का स्क्वायर हो गया। 5 5 = 25 × 6 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास TSA ऑफ क्यूब। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबॉइड। हमको क्यूबॉइड की वैल्यू गिवन है, हमने पहले भी बात की थी। जैसे ही क्यूबॉइड की वैल्यू अगर इस फॉर्म में गिवन है तो उसको LBH लाइन से ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही किया कि L 10 सेंटीमीटर लिख दिया, B हमने लिख दिया और H हमने लिख दिया। फिर TSA चाहिए था तो TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, उसको इसी सीक्वेंस में याद रखना आसान है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने 2 एज इट इज़ LB की वैल्यू, BH की वैल्यू और HL की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। फिर सिंपली मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ 10 8 = 80, 8 6 = 48 एंड 6 10 = 60। 2 सबको ऐड कर दिया 188 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना भूलना नहीं है। तो ये सिंपल था, हमारे पास आ गया TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब आता है हमारे पास सिलेंडर। हमको सिलेंडर का TSA चाहिए, तो 2 चीज़ें हमको चाहिए, एक चाहिए रेडियस, एक चाहिए हाइट, जो हमको ऑलरेडी गिवन थी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, TSA ऑफ सिलेंडर = 2πr ब्रैकेट में r + h। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 ले लेंगे, तो 2 × पाई की वैल्यू आ गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू आ गई 7 ब्रैकेट के अंदर r + h यानी 7 + 10। 7 से 7 हो गया हमारे पास कैंसिल आउट। तो 2 × 22 दोनों को ऐड किया तो आ गया 17। जैसे ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा TSA ऑफ सिलेंडर। अब आता है हमारे पास क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड विद डायमेंशन दिस एंड दिस, यानी हमने बोल दिया था पहले कि उसको हम लाइन से लेने वाले हैं, तो LBH ले लिया। यहाँ पे लिख भी दिया हमने L 8 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर एंड H 2 सेंटीमीटर। जो फॉर्मूला आगे लगाया वो एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पे वापस अप्लाई होगा।
तो क्या ढूंढना था हमको, TSA ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज पुट कर दिया हमने, 2 यहाँ पे आ गया 8 इंटू 4, यहाँ पे आ गया 4 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, 2 वैसे ही हमारे पास था ही, 2 यहाँ पे 56 आ गया इन सबका टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास 112 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेम क्वेश्चन अगेन हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में, जिसके अंदर हमको हर एक जो डेटा गिवन है उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अ क्यूब विथ अ साइड 4 सेंटीमीटर, अगेन क्यूब है तो हम उसको ए ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो 4 का क्यूब यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब, एज सिंपल एज दैट। जब भी वॉल्यूम आएगा तो जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब होगा, जब भी एरिया होगा तो जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अ क्यूब विथ अ साइड 1.5 सेंटीमीटर, अगेन ये हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ए की वैल्यू आ जाएगी 1.5 का होल क्यूब, जैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3.375 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट अ क्यूबॉइड विथ डायमेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा मेरे पास L, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अ सिलेंडर विद बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास R गिवन है, ये हमारे पास H गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर H, तो 22/7 इंटू 7 ये हो गया R स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास H, 7 से 7 कैंसिल, 154 मल्टीप्लाई इंटू 10 विच इज़ 1540 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो गया हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन 4B, अगेन हमने पहले ही बात कर ली, क्वेश्चन 4B के लिए कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके डायरेक्ट आंसर हमको गिवन है और उसके अंदर कोई भी हमारे को सॉल्व नहीं करनी है कोई चीज़ें, डायरेक्ट उसका आंसर ही लिखना था जो ऑलरेडी गिवन है। अब आते हैं हम 5A की तरफ, हमको जो रेशियोज़ गिवन है उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। बहुत सिंपल सी चीज़ हमको पता है, परसेंटेज की साइन हटानी होती है तो डिवाइड बाय 100, परसेंटेज की साइन लानी होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो 1/4 गिवन था उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया 1/4, और परसेंटेज हमको ढूंढना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 से 100 जाएगा तो 25 बचेगा, तो आंसर आ गया 25%। सेम 3/2 लिखा, इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज का साइन लाना है इसलिए 2 से चला गया, ये 50, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 50 और 53 आ जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 150%। सेम 2/5 यानी 2/5 इंटू 100 लिख देंगे, हमको पता है 5 से जाएगा तो ये 20 से जाएगा, तो 22/40 यानी आंसर आ जाएगा 40%। फोर्थ क्वेश्चन 7/10, 7/10 लिख देंगे इंटू 100, अगेन 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ बचेगा 7, तो आ जाएगा हमारे पास 70%। 13/20, तो 13/20 इंटू 10 100 कर देंगे, जैम को हटा दिया, डिवाइड के फॉर्म में परसेंटेज ढूंढना था तो 100 आ गया, 20 से जाएगा ये 5 पे, और 13 5 65%। तो ये था चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5A से। मेरे पास आता है चैप्टर नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट। हमको ये जो 2 नंबर गिवन है उसके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट के लिए सिंपल सा रूल है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। 3p इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि माइनस की साइन थी तो -4p स्क्वायर, नंबर को नंबर से करेंगे तो 4 3 12 माइनस में आ जाएगा, p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे -2x³ और 5yz को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, नंबर को नंबर से तो 5 2 10, x³ के साथ कोई है नहीं तो x³ एज इट इज़, y के साथ कोई है नहीं तो y एज इट इज़, और सेम फोर्स फॉर z भी। फिर आता है मेरे पास -6m² n² और 7mn को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया दोनों को, नंबर को नंबर से 6 7 42, m² m से होगा तो m³, n² n से होगा तो n³, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5a² b³ और -3ab³ को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ब्रैकेट, नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 5 3 15, a² और a³ b³ और b³ b⁻⁶,
जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे के साथ उसकी पावर हो जाती है ऐड, और 3 + 3 6 हुआ, ना कि 9। तो ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि इसके अंदर हमको बताया नहीं गया था कि हमारे पास शेप कौन सा है, हमको सिर्फ एरिया ढूंढना था। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि शेप हमारे पास जो है वो कौन सा शेप गिवन है। यहाँ पे हमको इतना था कि यहाँ पे डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन कर दी थी। जब भी सब जगह पे सेम लाइन होती है ऐसा करके, इसका मतलब सारे के सारी चीज़ें की वैल्यू सेम है, यानी कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सारे की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल, और उसको हम हमेशा बोलते हैं रोम्बस। और ये जो हमको गिवन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम डायगनल। तो जो रोम्बस के डायगनल है हमको गिवन है, और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2, यानी डायगनल 1 × डायगनल 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया d1 की वैल्यू 10 और d2 की वैल्यू 12। इसको भी हम d1 इसको भी हम d2 ले सकते थे, फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 × d2। d1 की वैल्यू 10, d2 की वैल्यू 12 हमको पता है वैल्यू, तो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 5 = 10, 12 × 5 = 16। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड, यहाँ पे d1 d2 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमको जो फिगर थी उसमें गिवन था कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, एंड ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर सारे की सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं और ये एक पैरेललोग्राम है जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमारे पास रोम्बस ही होगा। और अगेन हमको ये भी गिवन है कि 90 डिग्री पे आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम विथ ऑल द साइड इक्वल एंड द डायगोनल कट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन इट इज़ द रोम्बस। तो सिंपली हमको पता चल गया कि रोम्बस है, दो हमारे पास डायगोनल भी गिवन थे। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 × d2। d1 हमारे पास 6 या तो 8 ले लो, दूसरे को 6 या तो 8 ले लो, दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे उसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ गया आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा, ये तो हमको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक पैरेलल पैर है लाइन की और एक नॉन पैरेलल पैर है। ये कब होता है, ये जब होता है जब वो ट्रेपेजियम हो। हमने पहले ही बात की थी कि छोटी साइड को हम ए ले लेते हैं, बड़ी साइज़ को हम बी ले लेते हैं, और जो हाइट है उसको हम एच ले लेते हैं। तो ये हमने लिख दिया ए, बी एंड एच की वैल्यू। एरिया चाहिए था, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a + b × h। तो आ जाएगा 1/2 a + b यानी 8 + 12 इंटू हाइट यानी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12 + 8 यानी 20 × 5 / 2। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 और 10 × 5 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको शेप के बारे में पता नहीं है और ना तो ये किसी शेप के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि ये लाइन आ रही है थोड़ी नीचे की साइड और इस तरह का कोई शेप बना हुआ है। पर हमको इतना पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक डायगोनल है और दो उसके पास आने वाली हाइट्स हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो जो फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने लिखा है वो याद कर लो। अगर याद नहीं आ रहा है तो हम इसको हम एक ट्राइंगल मान लेंगे, इसको हम दूसरा ट्राइंगल मान लेंगे। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस यानी कि ये और हाइट मतलब कि ये, सेम इसके लिए बेस ये और हाइट ये। तो ऐसे दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला बनने वाला है अगर आप ध्यान से करोगे तो यानी हमने फॉर्मूला डायरेक्ट बना के रखा है। जब हमारे पास सिंगल बेस्ड और दो एल्टीट्यूड आ रहे हो अलग अलग वर्टाइसिस से, तो हम इसी फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 d ब्रैकेट में h1 + h2। ये d हमने लिया है इस बेस को, h1 h2 किसी भी एक हाइट को h1 किसी भी एक हाइट को h2 ले सकते हैं। अब हमको सिंपली करना था वैल्यू पुट 1/2 d की वैल्यू 8 इंटू 3 + 5। तो 2 × 4 = 8 यानी यहाँ पे आ गया 4 और इन दोनों का एडिशन 8, तो 8 × 4 = 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा हो जाता है फिनिश। चैप्टर नंबर 10 अगेन मैंने लिखा है नो नीड टू सॉल्व। ये मेरे लिए लिखा है मैंने, और सिंपली बात है आप भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके डायरेक्ट आंसर आपको नीचे लिखे हुए हैं, वो एज इट लिखने, उसमें कोई सॉल्यूशन करना नहीं है। अब आते अगेन फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 12। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक तरीका जो हमने आगे किया था कि सबसे पहली वैल्यू सबसे लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर निकाल के उसको बीच वाले में सेट करो। पर इसकी एक शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड है ये कि जब भी हमारे पास 3 टर्म आती है और 3 टर्म के अंदर सबसे पहली वाली टर्म x² वाली और सबसे लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट वाली, ये दोनों नंबर अगर किसी के स्क्वायर हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया है। 4x² किसका स्क्वायर है? वो है 2x का होल स्क्वायर। बीच वाले को छोड़ दो फिलहाल। लास्ट में मेरे पास है 1 जो कि है 1 का स्क्वायर।
अब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का सेट करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर ये मेरा x है और ये अगर मेरा y है तो क्या यहाँ पे 2x और y का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे बीच वाली वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर इनका मल्टीप्लाई करके बीच वाली वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्म है वो यहाँ पे हमको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाला, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर। दिख रहा है हमको 2x यानी x ये रहा, y ये रहा, उसका होल स्क्वायर। तो ये था एक शॉर्टकट मेथड भी, और इसको बोल सकते हैं हम कि उसने फैक्टराइज किया है थ्रू द आइडेंटिटी। अब आता है मेरे पास अगेन 16x² प्लस 72x प्लस 81x। अब जो आगे वाली मेथड हमने देखी थी वो यूनिवर्सल मेथड है, वो हर एक क्वेश्चन के लिए है। ये जो मेथड है वो स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन के लिए ही है जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, पहली टर्म लास्ट टर्म किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, और जब हम बीच वाली मिडल टर्म को सेट कर रहे हैं तो उसका आंसर बीच वाली वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x² है 4x का होल स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, प्लस 81 यानी 9 का होल स्क्वायर। अब बीच वाला क्या होना चाहिए 2 लिख दिया, x यानी फर्स्ट टर्म ये रही हमारे पास, उसको लिख देंगे हम, प्लस सेकेंड टर्म यानी लास्ट टर्म हमारे पास 9, उसको लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई देख लो, 4 2 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72x, यानी ये इसको मल्टीप्लाई करके ये मिल गया हमको, यानी हमने जो भी सेट यहाँ पे किया है वो बराबर है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से 4x, यहाँ से प्लस 9 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, 36x² माइनस 12x प्लस 1। 36x² किसका स्क्वायर है तो 6x का होल स्क्वायर, बीच वाले को छोड़ देते हैं, प्लस 1 किसका स्क्वायर है 1 का ही स्क्वायर है, इसको छोड़ दिया। अब बीच में 2 यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 एज इट इज़, x की वैल्यू यानी 6x, y की वैल्यू यानी 1, 6 2 ज़ा 12 आ गया 12 मेरे पास, यानी बीच वाली सेट अगर चीज़ हो गई इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला में आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास है 25x² माइनस 40x प्लस 16। ये किसका स्क्वायर है 5x का होल स्क्वायर, 16 इज द होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, माइनस 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 5x लास्ट टर्म 4, 5 4 ज़ा 20 2 ज़ा 40, बीच वाली टर्म एडजस्ट हो गई, यानी हम जो सोच रहे हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x माइनस वाई दी होल स्क्वायर। डन, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारे पास है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, अगेन वही काम, 9x² का मतलब 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब y का होल स्क्वायर, बीच में 2xy 2 3x एंड y सबका मल्टीप्लाई आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3x x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 3x प्लस वाई दी होल स्क्वायर। इस तरीके से हमको फैक्टराइजेशन करना था। सारे क्वेश्चन सेम तरीके के सेम फॉर्मूला से होने वाले क्वेश्चन थे। अब अगेन हमको करना है चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिवाइड के अंदर पहला रूल क्या था, पहला रूल यही था कि उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दो, जो हमने लिख दिया। अब जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल से उड़ेगा, कांस्टेंट से उड़ेगा, क्रॉस कुछ होगा नहीं। तो 4 5 ज़ा 20, माइनस की साइन थी तो एज इट इज़ आ गई, a² है यहाँ पे a⁴ है, कैंसिल होगा तो इसके पास 2 पावर बचेगी तो 2 पावर आ गई, इसके पास बचेगी 8 पावर, इसके पास बचेगी 4 पावर। सिंपली इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगी, हमको पता है सब कुछ कि a की पावर 4 और a की पावर -2 यानी माइनस होकर हमारे पास आ जाएगा 2, और सबके लिए वही चीज़ सेम फॉलो होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर आता है हमारे पास 72x y की पावर 6z डिवाइड बाई 18x y की पावर 4z। सिंपली डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया, 18 4 ज़ा आ गया मेरे पास, x से x चला जाएगा, z से z चला जाएगा, y⁴ ऊपर जाएगा तो y⁴ बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आता है हमारे पास -20 a⁻10 b⁻8 c⁻6 डिवाइड बाई a4 a की पावर 6 b और c। डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया हमने, यहाँ से 4 5 ज़ा 20 यानी -5 आ गया, 6 ऊपर जाएगा 10 के साथ तो 4 आएगा, b के पास कुछ नहीं यानी 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है 1 ऊपर जाएगा तो 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन था डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया, नंबर को उड़ा सकता है तो 12
5 ज़ा 60 यानी -5 आ जाएगा। x⁻² ऊपर जाएगी तो x⁻4, y⁻4 ऊपर जाएगी तो y⁻2 और z⁻6 तो एज इट इज़ कैंसिल ही हो जाएगी। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 27 a⁻7 b⁻9 c⁻8 डिवीजन बाय दिस। डिवीजन के फॉर्म में लिखा, माइनस की साइन कैंसिल हो गई, 9 3 ज़ा 27 हो गया तो 3 आ गया। 4 ऊपर जाएगा तो 7 - 4 3 हो जाएगा। 4 ऊपर जाएगा तो 9 - 4 इज़ 5 हो जाएगा, और 4 ऊपर जाएगा तो 8 - 4 इज़ 4। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 में हमको बोला गया था कि कुछ 8 लोग एक साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो उनको 4 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो अगर 16 इंसान हो जाए तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। यहाँ पे मैंने पहले ही बात की थी, हमको ये जानना पड़ेगा कि जो भी डेटा गिवन है वो इन्वर्स में है या डायरेक्ट में है। पता कैसे चलेगा, थोड़ा सोच के पता चलेगा कि अगर हम इंसानों को बढ़ा देंगे तो चीज़ें जल्दी ख़त्म होगी या देर ख़त्म होगी। तो सिंपल सा आंसर है कि जैसे ही हम लोगों को बढ़ाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, यानी ये वैल्यू जैसे ही बढ़ रही है ये वैल्यू हो जा रही है कम, तो इसका मतलब हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि द गिवन डेटा इज़ इन द इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये टेबल हमको खुद को बनाना है जो मैंने यहाँ बनाया है। एक्स के बाजू में लिख देना मैन, वाई के बाजू में लिख देना डेज और फिर ब्रैकेट बना देना। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है तो फॉर्मूला लग जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 की वैल्यू 8 4 16 एंड y2 सब वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट कर दी। हमको y2 चाहिए था तो y2 के अलावा सारी चीज़ों को भेज दिया हमने सामने। तो यहाँ पे था 8 4 ज़ा 32, 16 सामने डिवीजन में चला गया, 16 2 ज़ा 32। तो इसलिए हमारे पास आ गया y2 इज इक्वल्स टू 2 days। देयरफॉर 16 मेल विल कंप्लीट वर्क इन 2 days। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमको सेम चीज़ गिवन थी कि कुछ लोग हैं 18 लोग जो 16 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। अगर लोग बढ़ जाएंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। अगेन अगर लोग बढ़ेंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा यानी कम दिन लगेंगे। अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, द डेटा गिवन इज़ इन द इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूला बन जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू हमको चाहिए। अगेन तो जो चाहिए वैल्यू उसके अलावा सारी वैल्यू को भेज देंगे सामने की तरफ, यानी 32 चला जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे आ गया y2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 32। 16 2 ज़ा 32, 2 9 ज़ा 8, तो हमारे पास आ गया y2 इज इक्वल टू 9 days। तो फाइनली हमने लिख दिया यहाँ पे कि देयरफॉर 32 मैन कैन डिग द वेल इन 9 days। नेक्स्ट, अब हमारे पास है डेटा कि हमारे पास कुछ 30 बॉटल थी। हमने एक बॉक्स के अंदर जब 30 बॉटल भरी तो ऐसे हमारे पास 20 बॉक्स भर जाएंगे। तो अगर हम एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 25 बॉटल रखेंगे तो कितने बॉक्स भरेंगे। हमको भी पता है ना कि अगर मैंने बॉटलों को कम कर दिया तो बॉक्स की वैल्यू मेरे पास बढ़ जाएगी। अगर मैं एक बॉक्स के अंदर कम बॉटल रखूँगा तो मेरे पास बहुत सारे बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक डेटा जब कम हो रहा है तो दूसरा डेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी अभी अगेन है द गिवन डेटा इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो हम वैल्यू रख देंगे फॉर्मूला रख के x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। वैल्यू पुट कर दी, हमको y2 चाहिए तो 25 को सामने नीचे भेजना पड़ेगा। तो 30 इंटू 20/25। जैसे ही सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 24 बॉक्स। देयरफॉर 24 बॉक्स वुड बी फिल्ड। 24 बॉक्स हमको चाहिए होंगे अगर 25 बॉटल एक बॉक्स के अंदर रख रहे हैं तो। सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द असाइनमेंट एंड एंड ऑफ द वीडियो। द लास्ट क्वेश्चन सेज कि अगर हमारे पास 9 पाइप्स हैं तो हम जो चीज़ है उसको 2 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर हमारे पास पाइप बढ़ जाएगी, 12 पाइप का अगर हम यूज़ करेंगे तो कितने देर में चीज़ें भरेंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पाइप बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो हमको टाइम कम लगेगा, यानी ये बढ़ने से ये कम हो रहा है। ये कब होता है, ये जब होता है जब चीज़ें क्या हो, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो तब। अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला रख के। तो फॉर्मूला आ गया x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। जो हमने यहाँ पे x1 x2 y2 y2 लिखा हुआ है y1 y2, वहाँ से वैल्यू को ले लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने। y2 की वैल्यू चाहिए तो 12 को भेजना पड़ेगा अंडरग्राउंड नीचे, यानी कि तो y2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2/12। जैसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, यानी क्या कर सकते हैं हम, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा ऊपर बचा 3, यहाँ पे बचा मेरे पास 2, तो y2 आ गया 3/2 आवर्स। अब 3/2 आवर तो अच्छा नहीं लग रहा है हमको,
तो हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख दिया 60 मल्टीप्लाई, तो जैसे 60 हमारे पास आ गया 90 मिनट, जिसको हम 1 आवर 30 मिनट भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हम लिखेंगे कि चीज़ हमको आवर में गिवन है, तो हम लिखेंगे 1 आवर 30 मिनट इज़ द आंसर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे पास 2025 का जो असाइनमेंट था मैथ्स का स्टैंडर्ड 8 का, वो अभी हमने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।